गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे आज नेट की प्रॉब्लम है, इसलिए टाइम कम किया है। नेट का इशू है आज। पर्सनल नेट ले रहा हूँ यूज। लो, लाइट भी गई। वीडियो तो क्लियर है ना? अरे नेट तो सब सही है, बस कोई इशू है। 1 मंथ का क्या, 50 GB। नहीं आ रहा, मैं तो पर्सनल ले रहा हूँ। करें स्टार्ट? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं आज SN1 SN2 की। कुछ रिएक्शंस देखेंगे जिससे कि आपको ये मालूम पड़ जाए कि इनको कैसे चूज करना है, कौन सा SN1 रिएक्शन शो करेगा कौन। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, आपके लिए बुक में से एक क्वेश्चन है। आपके पास में एक क्वेश्चन है, यहाँ से देख देते हैं। आपके पास में दो एग्जाम्पल हैं। और एक आपके सामने एग्जाम्पल है ये। इसमें बताइए आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग SN1 रिएक्शन, बस बहुत है आगे, इन दोनों में से SN1 रिएक्शन कौन देगा? अरे स्टीरियो केमिस्ट्री करा देंगे, क्या है, कल तो यही आपको बेवकूफ बना रहा था। पहले SN1 SN2 को तो आप अच्छे से देख लो, क्वेश्चन को तो डील करना देखो। इसीलिए तो होमवर्क की कॉपी अलग डलवाई। बताओ, फर्स्ट रिएक्शन है, मैंने आपके लिए कोई भी सॉल्वेंट वगैरह कुछ नहीं दिया है। आपको यहाँ पे बस एक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है। सॉल्वेंट वाला जो मेथड, जो सिस्टम है, उसको तो आप सबसे लास्ट में देखोगे। उससे पहले आप क्या देखोगे? स्टेरिक हिंड्रेंस। फिर देखोगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर देखोगे आप सॉल्वेंट। ओके, बताओ फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा SN1 रिएक्शन देगा? इजीली देगा, देने को दोनों ही दे दे, लेकिन सेकंड वाला। सर, चल रहा है क्या? बंद। नीचे कौन सा चलेगा? ओके, देखिए,
आप देखोगे कि जब इस बी आर को यहाँ से रिप्लेस करोगे, बी आर को यहाँ से रिप्लेस करोगे, तो आपको SN1 रिएक्शन देखनी है। तो SN1 रिएक्शन में आपको क्या करना है, सिर्फ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है। आप देख लो कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा, है ना, ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे इसी रिंग के ऊपर कार्बोकेटाइन बनेगा। अब आप बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, मेरे नेट की कोई चिंता नहीं, मेरे पास खूब नेट पड़ा है। आप टेंशन आपको होगी, मुझे नहीं होगी। यहाँ पे अगर देखते हो इस कार्बोकेटाइन के पास में जो ये कार्बन है, इस कार्बन के पास में कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है, 3 तो बॉन्ड बने हुए, एक ही हाइड्रोजन बचा। देखो यहाँ पे रिंग के अंदर मैंने पाई बॉन्ड नहीं बनाया, ध्यान रखना, इसको आप बेंजीन रिंग मत मान लेना, ये सब सिंगल बॉन्डेड रिंग है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं, एक। और इस कार्बोकेटाइन के पास में देखते हैं तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, दोनों पे कार्बन है, और बताओ दोनों पे कितने कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। तो बताओ इस कार्बोकेटाइन के पास में कितना हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहे हैं, 4 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन जहां पे होगा ज्यादा, वहां पे आपका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, और वहां पे SN1 रिएक्शन इजीली होगी। तो आप लिख सकते हो कि सेकंड रिएक्शन इज मोर प्रिफर्ड फॉर SN1 रिएक्शन। ओके, समझ गए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। सर एक बार वापस, क्या वापस, ये है और एक ये है, इनमें से दोनों में से कौन SN1 रिएक्शन इजीली देगा, दोनों के दोनों 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन है। ओ ये वाला क्वेश्चन वापस कराऊं क्या, यूं कह रहा है क्या, ध्यान से देखो। मैंने ये 2 रिएक्टेंट दे दिया आपको, इनमें पूछा कि कौन सा रिएक्टेंट है वो आपके इजीली SN1 रिएक्शन देगा। तो देखो जब भी आपका SN1 रिएक्शन की बात आती है तो आपको कार्बोकेटाइन दिमाग में आ जाना चाहिए, कार्बोकेटाइन बनाना है सीधा ही। Br को निकालो, Br को निकाला और वहां पे कार्बोकेटाइन बनाया, Br को निकाला, इस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनाया। अब देख लो जो कार्बोकेटाइन ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन देता है वो आपके उतना ही ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा SN1 में। तो इस कार्बोकेटाइन के पास में ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर आपके एक ही हाइड्रोजन है, तो 1 हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। इस कार्बोकेटाइन के पास में देखो एक इधर कार्बन है, एक इधर कार्बन है, यानी दोनों कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 4 हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। तो ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, ये डोमिनेट कर जाएगा आपके, इसलिए कहेंगे कि सेकंड रिएक्शन इज प्रेफर्ड फॉर 1। समझे, सेकंड क्वेश्चन का बताओ आप, इस क्वेश्चन के अंदर SN1 रिएक्शन कौन देगा, इसके अंदर SN1 रिएक्शन कौन देगा बताओ, SN1 रिएक्शन कौन देगा बताओ, सेकंड SN1 रिएक्शन क्लोरीन। अरे 2 ही ऑप्शन है, ज्यादा ऑप्शन नहीं। ध्यान से देखो, आपके इसमें एक ही कंडीशन है कि यहाँ पे भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है और यहाँ पे भी आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। जब 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की बात आ जाती है तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में ये देखना है कि जो ये ग्रुप है, अब सारा खेल इसी ग्रुप का है, सारा का सारा ग्रुप इसी ग्रुप का खेल है। जो ग्रुप इजीली लीव कर जाएगा वो आपका बेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब मेरे को बात बताओ आप, आयोडीन और क्लोरीन इन दोनों में से इजीली लीव कौन होता है, मतलब ऐसा है जो इस बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर दे, वो कौन है बताओ आप, इस बॉन्ड को इजीली कौन ब्रेक कर सकता है। आपको सब मालूम है, बस आपको कॉन्सेप्ट को अच्छी जगह लगाना आना चाहिए। जैसे देखो, अगर मैं बात करता हूं ये वाली एक, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा घुमा के बताता हूं आपको। एक एल्किल ग्रुप है और वहां पे आपने एक आयोडीन लगा रखा है, एक एल्किल ग्रुप है और वहां पे आपने एक आयोडीन लगा रखा है, और एक वही एक एल्किल ग्रुप है जिसके ऊपर आपने फ्लोरीन लगा रखा, नहीं क्लोरीन लगा रखा है ना, क्लोरीन लगा रखा है, ये क्लोरीन लगा रखा है आपने। अब मेरे को बात बताओ, इन दोनों में कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, जो बॉन्ड जितना ज्यादा लंबा होगा, जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, वो बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाएगा। मेरे को बात बताओ कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक करता है, जब एल्किल एल्किल ये वाला तो दोनों में कॉमन है, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, रोल है तो इनका है। अगर आप एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप अटैच करते हो तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड आपने देख लिया आर और आई के बीच में, और आर और सीएल का जब बॉन्ड देखते हैं, ये आर है
और मान लो ये आपका Cl है, Cl छोटा होता है, तो जो बॉन्ड जितना ज्यादा छोटा होगा उसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब इजीली बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, बताओ, आप ही बताओ। ये बॉन्ड इजी ब्रेक हो जाएगा, यानी कि जो जो आपका लिविंग ग्रुप है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, ये वाला जो ग्रुप है ना ये लिविंग ग्रुप है, ये इजीली निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, यानी कि एक लंबी बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे मॉलिक्यूल खुद ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो उस बॉन्ड को वीक बॉन्ड बोलते हैं अपन, ठीक है ना। हाँ, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, काफी सारे फैक्टर होते हैं, जो भी फैक्टर यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा हो उस फैक्टर को यहाँ पे लेके आप आंसर कर सकते हो। तो आयोडीन जल्दी निकल जाएगा, जब जो आयोडीन जो जल्दी निकल जाएगा उसका कार्बोकेटायन उतना ही ज्यादा स्टेबल बनेगा, यानी कि इस पे जो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, या यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, बताओ। ए प्रोडक्ट ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल बनाएगा या बी प्रोडक्ट? बी का मतलब कार्बोकेटायन आयोडीन वाला। तो आप यहां पे कर सकते हो कि SN1 रिएक्शन इजीली कौन देगा, ए ज्यादा देगा बी से। बस फैक्टर्स घूम फिर के वही आते हैं जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, सारी चीजों को बस आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। क्या कुछ नहीं है, मेरे तो 10 बजे तक है। ओके, प्रोडक्ट बनाने आ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो एक, है ना, कोई दिक्कत? चलो एक क्वेश्चन आपको देते हैं, सब कुछ कर लिया हो अगर आपने तो एक क्वेश्चन का आंसर आप दे दो, समझ जाऊंगा कि SN1 SN2 रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई आपको। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट छोड़ो, आप प्रोडक्ट प्रोडक्ट बाद में बढ़ते रहेंगे। आप मेरे को बात बताओ, ये रिएक्शन कौन सी होगी, SN1 रिएक्शन होगी या SN2 रिएक्शन होगी, बस इतना बता दो। हाँ हाँ, क्वेश्चन दे दिया। प्रोडक्ट बनाने कोई मुश्किल थोड़ी ना, सब आसान ही है। SN1 रिएक्शन इजीली देगा या SN2? SN2। सबसे पहली बात तो आपको इस क्लोरीन को हटाना है, इस क्लोरीन को हटाना है और यहाँ पे कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है। अब न्यूक्लियोफाइल देखो, ये आपको मालूम है, ये जो क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो 2 डिग्री है। अब 2 डिग्री की बात अगर जब SN1 में करते हैं तो ऑर्डर के बीच में आता है, SN2 में भी करते हैं तो बीच में आता है, तो अपने को यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि SN1 देगा या SN2। तब आप जाके इस सॉल्वेंट का ध्यान में रखोगे, सॉल्वेंट को सबसे लास्ट में आपको प्रेफर करना है, समझ गए। सॉल्वेंट का इफेक्ट होता है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सॉल्वेंट एक रिएक्शन को मीडियम प्रोवाइड करता है, और जब भी किसी चीज में कहीं कंफ्यूज हो जाए तो आप सॉल्वेंट को देख के आंसर कर सकते हो, जब दूसरे फैक्टर वहां पे काम नहीं कर रहे हो। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे पहले आप क्या देखोगे, स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर का मतलब उसके अंदर रिपल्सन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके अंदर रिपल्सन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रिपल्सन हो रहा है तो आप SN1 करोगे, अदरवाइज SN2। फिर आप क्या फैक्टर्स देखोगे, डिग्री फैक्टर, डिग्री फैक्टर्स, यानी अदर फैक्टर्स बात आ रहे हैं, मैं अदर फैक्टर्स को और ज्यादा अगर मैं यहाँ पे चेंज करूं तो डिग्री फैक्टर देखना, उसके बाद में आपको सॉल्वेंट्स देखना है। क्या देखना है? सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट को सबसे लास्ट में देखना है, ठीक है। डिग्री फैक्टर मतलब वही 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, अगर 1 डिग्री है, अगर ज्यादा 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन बनेगी। और 1 डिग्री देखो, 2 डिग्री देखो, 3 डिग्री, ये आपने सब देख रखा है, ये डिग्री फैक्टर। ओके, वैसे तो खूब सारे होते हैं लेकिन आपको 11th में इससे ज्यादा ध्यान नहीं रखना, आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? चलो एक क्वेश्चन और करवा दूं, एक क्वेश्चन और करवा दूं। हम्म,
चलो एक क्वेश्चन कर लो, फिर अपन वो स्टीरियो केमिस्ट्री वापस शुरू करते हैं। लिख तो लिया था ना, मिटा दिया मैंने तो। ओके, तीन आपके पास में रिएक्टेंट है। SN1 रिएक्शन का आप ऑर्डर बताओ। ऑर्डर मतलब ABC का ऑर्डर बताओ, कौन इजीली SN1 रिएक्शन देगा और कौन SN2। पीएच क्या है? पीएच आपके बेंजीन रिंग है, इसको फिनाइल रिंग बोलते हैं। पीएच क्या है आपके? पीएच है आपके ये फिनाइल रिंग, जिसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, ये ऐसे बॉन्ड रहता है, इसको बोलते हो पीएच। इसको बोलते हैं, आगे कुछ भी जुड़ा हुआ हो सकता है, एक बॉन्ड से आगे भी कुछ भी जुड़ा हो सकता है, इसको पीएच बोलते हैं। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर दे दो आप। सबसे ज्यादा किसका होगा, फिर सबसे लास्ट में सबसे कम किसका होगा। SN1 रिएक्शन का देना है आपको आंसर। देखो क्वेश्चन कोई दे रहा हूं ना, तो पुराने जो भी आपकी क्वेश्चन होते हैं उनसे तो मेल मिलाप होगा नहीं उस क्वेश्चन का, इसलिए आंसर देते टाइम थोड़ा ध्यान रखें, इजी नहीं होगा। पढ़ाते पढ़ाते एक दिन मैंने जब आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा रहा था, तो उसमें साथ साथ में आपको एक चीज और बताई थी, एक छोटी सी टर्म और बताई थी, बाई चांस अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो। हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज्यादा इफेक्टिव एक वो होता है जिसको अपन रेजोनेंस बोलते हैं। अगर कहीं पे रेजोनेंस दिख रहा है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर भी डोमिनेट कर जाएगा। रेजोनेंस के क्वेश्चन कोई इक्का दुक्का मैंने देखा था, बुक में तो नहीं है, एक आधा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए। किसी का भी सही नहीं है। आगे करें, क्वेश्चन को कराऊं। ये कार्बन है, ये ब्रोमीन है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे आपकी बेंजीन रिंग, इस तरह से ये फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप अटैच है, और एक आपका फिनाइल रिंग अटैच है। यही हुआ। नेक्स्ट आपके आ गया कार्बन है, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है, इसके ऊपर Br ग्रुप है। क्या ये आपको समझ में आए? ये इनकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आपको SN1 रिएक्शन देखनी है तो आपको क्या करना है, घूम फिर के इसको निकालो। इसको निकालोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। इसको निकालो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। इसको निकालो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है ना। अब जब अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर भी डोमिनेट करता है एक फैक्टर होता है जिसको अपन बोलते हैं रेजोनेंस। इसको क्या बोलते हैं अपन, रेजोनेंस। इसको क्या बोलते हैं अपन, रेजोनेंस। ओके,
अगर हाइपर कॉन्जुगेशन के अलावा अगर आपको कहीं पे रेजोनेंस दिख जाए, रेजोनेंस का मतलब उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेट में होंगे। रेजोनेंस का मतलब कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसके अंदर। जब इस कार्बोकेटायन की बात करते हैं, इस कार्बोकेटायन के पास में ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है इस कार्बोकेटायन के पास में, और इस कार्बोकेटायन के पास में ये वाला कार्बन भी है। जब आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे तो इन दोनों कार्बन के पास में कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। लेकिन जब रेजोनेंस की बात आ जाती है, आपको मालूम है इनके अंदर डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव है, तो इनके अंदर रेजोनेंस दिख रहा है। कितना क्या दिख रहा है इसके अंदर? रेजोनेंस दिख रहा है। और आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर रेजोनेंस को थोड़ा सा डोमिनेटिंग फैक्टर शो करना है। तो आप देखो यहाँ पे रेजोनेंस शो करने वाली दो रिंग है, यहाँ पे कितने रेजोनेंस शो करने वाली रिंग है? दो रिंग है। क्या यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है? नो, हाइपर कॉन्जुगेशन देख भी नहीं है। तो दोनों चीजें आप साथ में देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो सारे फैक्टर में एक साथ इसलिए नहीं बढ़ाता क्योंकि सारी खिचड़ी हो जाएगी। इसलिए जब भी उस टाइप का कोई आपका क्वेश्चन आए तो आपको वो चीज फेस करनी आनी चाहिए। मैं अगर आपको रेजोनेंस वगैरह सारे सब कुछ एक साथ बता के अगर क्वेश्चन करवाता तो आपकी खिचड़ी हो जाती थी, कब रेजोनेंस लेना है, कब क्या लेना है। इसलिए मैं हाइपर कॉन्जुगेशन आपके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभार अगर रेजोनेंस भी आ जाए तो ये स्ट्रक्चर को पहले ड्रॉ करोगे आप, फिर देखोगे कि रेजोनेंस करने वाले कितने आपके सब्स्टिट्यूएंट वहां पे अटैच है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके रेजोनेंस की जो एक ही रिंग है, रेजोनेंस की क्या है? एक ही रिंग है, लेकिन इसके पास में हाइपर कॉन्जुगेशन करने वाले तीन हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहे हैं। ये सारे फैक्टर लिखोगे आप। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन 0 है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन 3 है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं? 9, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस है ही नहीं। और मैंने क्या बोला आपको? रेजोनेंस को आपको डोमिनेंट फैक्टर की फॉर्म में यूज करना है। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन चाहे कम हो ज्यादा हो वो नहीं देखना, सबसे पहले ये देखना है कि रेजोनेंस सबसे ज्यादा किसमें है। यहाँ पे 2 रिंग्स रेजोनेंस शो कर रही है, यहाँ पे 1 रिंग, वहां पे है ही नहीं। तो आप सीधा सीधा देखोगे जो ए है उसका प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। फिर इन दोनों में देख लो, इन दोनों में इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन 9 है, लेकिन इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन 3 है और एक रिंग है। इन दोनों, ये एक एक्सेप्शनल केस है। ये क्या है? एक एक्सेप्शनल केस है। ये क्या है? एक एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे देखो एक रिंग रेजोनेंस में है, यहाँ पे एक रिंग रेजोनेंस में है, लेकिन अगर यहाँ पे 2 रिंग रेजोनेंस में होती तो आप रेजोनेंस को, यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस किस लिए है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये केस आप याद रखना, ये केस आप याद रखना। सिर्फ ये एक ही ऐसा केस है कि जब आपके पास में एक रिंग आ जाए और एक साइड में आपके पास में हाइपर कॉन्जुगेशन 3 डिग्री वाला दे रहा है और 9 हाइपर कॉन्जुगेशन दे रहा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन 9 बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए एक रिंग के ऊपर वो भी अपना इफेक्ट, ज्यादा इफेक्ट शो करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो क्या होना चाहिए? रेजोनेंस फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, ऐसे होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे तो 2 रिंग है रेजोनेंस के लिए, इसलिए ए तो सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इन दोनों में अगर जब बात करें तो रेजोनेंस यहाँ शो कर रहा है तो अपना बी प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होना चाहिए सी से। लेकिन जब भी अगर 9 हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाए, मतलब ये आपकी रिंग, एक एक रिंग के ऊपर 9 हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट कर जाते हैं। अगर 9 से कम हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाते तब आपकी रिंग डोमिनेट कर जाती। ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये आपके प्रैक्टिकल किया हुआ है केस, इसलिए ये स्टडी आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। इसका कोई एक मतलब लॉजिक कुछ नहीं है, बस ये एक एक्सेप्शनल केस है। ओके, तो यहाँ पे आप सी प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बताओगे, फिर बी प्रोडक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन 9 से कम हो जाते तो आप रिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देते। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मान लो अगर मैं 2 डिग्री अगर कार्बोकेटायन बना देता तो 2 डिग्री को आप रेजोनेंस से ज्यादा मानते नहीं, आप उसको पीछे रखते, सबसे पीछे। 3 डिग्री आ जाए और उसमें भी आपके 9 हाइपर कॉन्जुगेशन हो तो वो 1 रिंग के ऊपर ज्यादा डोमिनेट कर जाते हैं। ये एक एक्सेप्शनल केस याद रखना बस, ये इन दोनों का एक एक्सेप्शनल केस याद रखना बस, बाकी रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ये मैंने इसीलिए एक्स्ट्रा बताया कि बाई चांस एग्जाम में आए तो रूल 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 करते रहोगे और एग्जाम में आंसर गलत हो जाएगा। ओके, जो चीजें याद करने वाली होती है या ऐसा जिनका कोई रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं तो वो मैं आपको बता दिया करूंगा साथ साथ। केमिस्ट्री है। हाँ, वेरी गुड। 9 हाइपर कॉन्जुगेशन आर डोमिनेंट ओवर 1 रिंग। 1 रिंग भी कौन सी है आपकी? ये फिनाइल रिंग। ओके, जो कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड वाली है। कोई दिक्कत? हाँ, सिर्फ 3 डिग्री, 3 डिग्री के लिए ही है।
उसके अलावा अगर कोई भी अगर आपका कार्बोकेटायन आ जाएगा तो वो वन रिंग से मतलब बैक साइड में ही रहेगा वो, मतलब उसका डोमिनेटिंग कैरेक्टर नहीं है, डोमिनेंट तो आपका हमेशा रेजोनेंस ही रहेगा, भले एक रिंग हो। सिर्फ एक 9 हाइपर कॉन्जुगेशन की आप याद रखोगे कि वहां पे एक रिंग बेचारी कुछ नहीं कर पाती, वो 9 हाइपर कॉन्जुगेशन है वो इसके ऊपर डोमिनेट हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। ये एक केस याद रखना बस। ओके, ये केस इसलिए कराया है क्योंकि नीट में आया हुआ है, और जो लोग नीट या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे उनके लिए बढ़िया है। ओके, करें आगे। दो हो तो दो सबसे ज्यादा करेगी, दो तीन रिंग हो तो वो समय हमेशा ज्यादा करेगी। लेकिन अगर एक रिंग आ जाए, एक रिंग के पास में अगर कहीं पे आपको दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो भी, हाँ हाँ ये नीट जैसे ये बेसिक ये आपके क्लियर हो जाएंगे। जो अगर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन 9 दिए हुए हैं तो वो एक रिंग के ऊपर भी डोमिनेट कर जाते हैं, नहीं तो हमेशा रिंग डोमिनेट करेगी, चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे तीन हो। जैसे आपको मान लो ऐसी रिंग दे देता मैं, एक ऐसा एग्जाम्पल दे देता मैं, चलो मैं ये भी देख लो आप। अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल दे देता, क्या दे देता, ये वाला एग्जाम्पल, चलो ये भी कर लो आप साथ में, ये वाला एग्जाम्पल देता और यहां पे देता मैं आपको ये, और आपको कहता है कि इन दोनों में से बताओ SN1 रिएक्शन कौन देगा, SN1 रिएक्शन का ऑर्डर देखना हो तो आप इसको उड़ाओ, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाओ, इसको उड़ाओ, कार्बोकेटायन बनाओ, इसके अंदर 1 रेजोनेंस है, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है। ओके, समझ गए। इसके अंदर 0 तो रेजोनेंस है, कोई रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पे हमेशा आप रिंग को डोमिनेट करोगे, रिंग का फैक्टर हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा। लेकिन अगर 6 की जगह 9 हो जाते तो, अगर 6 की जगह 9 हो जाते तो आप ये कर देते, जो भी बताया ये एक्सेप्शनल केस था। कब, जब आपके 9 हाइपर कॉन्जुगेशन हो और रिंग आपकी एक ही हो। ओके, अरे 9 होंगे तो ही वो इफेक्ट होगा, 8 होंगे तो नहीं होगा। सिर्फ 9 पे ही वो काम करता है। ओके, अब पूरी गिनतियां सिखाओगे, एक बताओ, दो पे बताओ, चार पे बताओ, मैंने कह दिया 9 पे है, 9 के अलावा कुछ नहीं है। 9 मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ओके, चलें। अब देख लेते हैं अपन स्टीरियो केमिस्ट्री का जो टॉपिक अपने चल रहा था। स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या है, आपको कोई भी आपका सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, इनकी जो स्टडी करनी होती है वो 3D स्टडी करनी होती है। क्या करनी होती है, 3D स्टडी। 3D स्टडी मतलब स्पेस के अंदर उनका अरेंजमेंट, उनके जो बॉन्ड के जो अरेंजमेंट्स हैं, 8 हो तो 7 पेर, क्या क्वेश्चन पूछते रहे, तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देने का मन नहीं करता। कह दिया एक बार के 9 होंगे तभी होगा, 9 के अलावा कुछ भी हो, बेवकूफ हो क्या। तुमको जितना बताता हूं ना उतना ध्यान रखा करो, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। एक बार बोल दिया, अब मजाक तुम्हारी बना दूंगा मैं। चलो देखो, 3D स्टडी यानी कि कोई भी अगर आपका ग्रुप है उसका 3D में अरेंजमेंट कैसा है, आप इस बोर्ड के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर लिखते हो वो हमेशा आप 2D में लिखते हो। 2D का मतलब सिर्फ एक एक्सिस पे, यानी कि एक एक्स एक्सिस पे कोई भी चीज लिखते हो या वाई एक्सिस पे लिखे हो। अगर मैं जेड एक्सिस की बात करूं तो जेड एक्सिस पे मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन ड्रॉ नहीं कर सकता तो उसको किसी ना किसी तरह से रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा ही, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो उस तरह के जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, उनकी जो स्टडी होती है, उनको अपन किस तरह से पढ़ते हैं, 3D में पढ़ते हैं। और स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए अपन कुछ अलग टाइप के सिंबल्स का यूज करते हैं, अलग टाइप के साइंस का यूज करते हैं, जिससे अपन साइन 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 कन्वेंशन बोलते हैं ना, साइन सिंबल,
उनका यूज करते हैं, जिससे कि अपने को मालूम पड़ जाए कि इनकी 3D में इनकी स्ट्रक्चर किस तरह की। आपको इमेजिनेशन, आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, तो आप स्टीरियो केमिस्ट्री को अच्छे से फेस कर सकते हो, नहीं तो आप बैठे रहो मुंह फाड़ते रहो और कुछ नहीं है। स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहली जो टर्म अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज्यादा इसके ऊपर। फेक आप करोगे, ध्यान दोगे, फोकस करोगे कि इन क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, उन चारों ऑप्शंस को आपको अच्छे से डील करना है और कुछ नहीं है। थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट्स होंगे वो आपके मैं साथ साथ लिखाता रहूंगा, लेकिन उनको आप ऐसे नहीं है कि याद करने बैठ जाओ, बस उनको अप्लाई करना आना चाहिए कि उनको किस तरह से अप्लाई, कौन सा फैक्टर कहाँ पे अप्लाई करना है। अब आप छोटी क्लासों में नहीं हो जो एक एक चीज बैठे बैठे याद करोगे, रटोगे, काले पीले लाल पेन यूज करोगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, आंसर लिखोगे तो मार्क्स आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो आपने छोटी क्लासों में या फिजिक्स में एक चीज पढ़ी होगी कि आपके पास में एक नॉर्मल लाइट होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मतलब नॉर्मल लाइट है ना, जो किसी भी सोर्स से आ सकती है आपकी, एक नॉर्मल लाइट है। ठीक है, इस लाइट को अगर आप किसी प्रिज्म में से पास करते हो तो ये लाइट क्या करती है, पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोलराइज लाइट में। ये पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, पोलराइज लाइट। अब क्या करते हो, ये पोलराइज लाइट जो है ये किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में से आप पास करो, किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, अगर आपने एक बीकर या कोई भी कंटेनर ले लिया, कंटेनर का मतलब ये नहीं है कि आप बड़ा सा कोई बीकर लेके उसके अंदर कोई सॉल्वेंट डाल के रखोगे, बहुत छोटा सा सैंपल होता है और कुछ नहीं होता है। ये होता है ऑर्गेनिक सेलो। अपन ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करेंगे या ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट की बात करेंगे, प्रोडक्ट भी हो सकता है। ऑर्गेनिक जो आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। इसमें से जब पास करोगे तो ये क्या करेगा, इस पोलराइज लाइट को क्या कर देगा, ये जो पोलराइज लाइट होती है ये प्लेन पोलराइज लाइट होती है। प्लेन पोलराइज मतलब एक ही प्लेन में चलती है, मतलब ये बिल्कुल सीधी चलती है, ये बिल्कुल सीधी चलती है, ये एक यूनिडायरेक्शनल होती है। यानी या तो ऐसे चलती रहेगी या ये लाइट इस तरह से चलती रहेगी, मतलब एक डायरेक्शन में चलती रहेगी, एक डायरेक्शन में इस तरह से चलती रहती है। जब आप इस लाइट को किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में से पास करोगे तो आप जब इसकी स्टडी करोगे तो ये इस लाइट को क्या करता है, डेविएट कर देता है कुछ एंगल से। जैसे मान लो मैं इस टाइप की लाइट है, ये प्लेन पोलराइज लाइट है, ये यहाँ से इस तरह से जा रही है, इस सॉल्वेंट के अंदर से जैसे निकलेगी या सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट में जैसे निकलेगी, तो इस लाइट को ये थोड़ा सा डेविएट कर देती है। ये लाइट जो बिल्कुल सीधी चल रही थी ना, बिल्कुल सीधी 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 चल रही थी, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में चल रही थी, तो ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है अपने एंगल से, थोड़ी सी इस तरह से क्या हो जाती है, या तो डेविएट, या तो इस तरह से क्लॉकवाइज डेविएट हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डेविएशन, क्लॉकवाइज डेविएट हो जाएगी। और या कि ये क्या हो जाएगी, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डेविएट कर जाएगी, या तो ये इस तरह से डेविएट कर जाएगी। दोनों तरफ एरो होते हैं, एक तरफ नहीं होता है, दोनों तरफ एरो होते हैं, दोनों तरफ एरो होते हैं। इस तरह से ये वाइब्रेट करती रहती है, या तो ऐसे करती रहेगी या ऐसे करती है। वैसे नॉर्मली स्टडी इसी की जाती है। क्या आपने एक क्या टॉर्च ली, उसको निकोल प्रिज्म में से निकाला, इसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म। जब निकोल प्रिज्म में से जैसे निकालोगे तो ये लाइट होगी, ये प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। और प्लेन पोलराइज लाइट को जिस किसी भी सब्सटेंस में से आप निकालोगे, पास करोगे, अगर इस सब्सटेंस के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी है, अगर इस सब्सटेंस के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी है, मतलब ऑप्टिकल मतलब ये अगर इस प्लेन पोलराइज लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल से डेविएट करने की हिम्मत रखता है, तो ये जो सबस्ट्रेट होगा ये कैसा होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब इसके अंदर डेविएशन करने की पावर है, इस लाइट के अंदर, इस लाइट को ये सबस्ट्रेट क्या करेगा या प्रोडक्ट क्या करेगा, इसको डेविएट करने की हिम्मत रखता है। अगर इसको किसी पर्टिकुलर एंगल से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो,
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको मूव कर देता है इस प्लेन पोलराइज लाइट को, तो इस टाइप के सबस्ट्रेट प्रोडक्ट या सॉल्वेंट जो भी आपने ऑर्गेनिक यहाँ पे सब ले रखा है आपका, उसको ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे अपन? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। अगर ये इस प्लेन पोलराइज लाइट को डेविएट नहीं कर पाता है तो उस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलोगे आप? ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। समझ गए आप? समझ गए? ये तो एक प्रैक्टिकल था, लेकिन किसी भी कंपाउंड को देखकर आप पता लगा सकते हो कि ये स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनिक आपके सबस्ट्रेट होते हैं, ये क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे या नहीं करेंगे। क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिसमें सॉल्वेंट का खुद का ही पार्ट एक बार क्लॉकवाइज डेविएट हो जाता है, कुछ एंटी क्लॉकवाइज डेविएट हो जाता है। आधा एंटी क्लॉकवाइज डेविएट करता है, आधा एंटी क्लॉकवाइज डेविएट करता है। तो दोनों के दोनों एक दूसरे के फैक्टर को क्या कर देते हैं, मतलब क्रॉस आउट कर देते हैं। तो आपको ऐसे लगता है कि वो सॉल्वेंट है जो पूरा का पूरा ऑप्टिकल इनएक्टिव है। मतलब एक मैं और एक मेरे जैसा एक डुप्लीकेट कोई हो, मतलब मैं इस रास्ते जाना चाहता हूँ, मतलब मैं मेरे जो राइट साइड है, मैं मेरे राइट साइड जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जो दूसरे हाथ से मेरे पकड़ा हुआ है वो मेरे लेफ्ट साइड जाना चाहता है। लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी है, ना तो मैं इधर की तरफ जा पा रहा हूँ ना इधर की तरफ जा पा रहा हूँ, ना तो मैं इधर की तरफ मूव कर पा रहा हूँ ना इधर की तरफ मूव कर पा रहा हूँ। तो मेरी तो ऑप्टिकल एक्टिविटी मेरी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो है पर्टिकुलर राइट साइड में, मेरे जो डुप्लीकेट है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी है लेफ्ट साइड में। लेकिन हम दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी होने के कारण हम कहीं हिल नहीं पा रहे। तो हम दोनों का दोनों जो सॉल्वेंट है तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी शो करेगा, जबकि हम पर्टिकुलर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं। अगर हमारे हमारे बीच में अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी है, पर्टिकुलर है, जैसे मेरी ऑप्टिकल एक्टिविटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मेरे डुप्लीकेट की पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन जैसे ही हम उस सॉल्वेंट के अंदर रहेंगे तो हम दोनों एक दूसरे के पावर को क्या करेंगे, क्रॉस आउट करते रहेंगे। तो उस सॉल्यूशन की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी वो एक दूसरे को क्रॉस आउट कर देगी और वो ऑप्टिकल इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि पर्टिकुलर वो दोनों के दोनों ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। समझ गए आप? हाँ, डेविएट नहीं करेगी तो सीधी रहेगी, सीधी रहेगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और कुछ नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ रहे हैं अपन। ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब क्या, वो लाइट को मूव कर पाता है, अगर कर पाता है तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे, और नहीं कर पाता है तो उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है इनको कुछ साइन कन्वेंशन देते हैं कि इनको और कैसे कैसे अपन बोल सकते हैं। जो क्लॉकवाइज इस तरह से डेविएट कर दे उनको अपन डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं अपन? डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इनको डी से सिंबलाइज करते हैं या पॉजिटिव सिंबल से सिंबलाइज करते हैं। ये खूब सारे सिंबल होते हैं इनके। क्या होते हैं? क्लॉकवाइज एक अलग से इनके लिए नोटेशन हो गया। डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी बोलते हैं इनको। इनको डी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे का सारे रिप्रेजेंटेशन है इसके क्लॉकवाइज के। और एंटी क्लॉकवाइज के क्या होंगे? इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं तो इसको लेवो रोटेटरी बोलते हैं। लेवो वो रोटेटरी। इसको आप एल, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हो और नेगेटिव सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो। ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन है। ओके ओके। जब भी कभी डेक्स्ट्रो रोटेटरी का नाम आ जाए मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ शो कर रहा है। लेवो रोटेटरी का नाम आ जाए इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज को शो कर रहा है। डी का मतलब आ जाए, डी लिखा हुआ आ जाए मतलब वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। एल मतलब लेवो रोटेटरी है। वो उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया। ये लेकिन ये स्मॉल और स्मॉल रखना, डी भी स्मॉल और एल भी स्मॉल। पॉजिटिव साइन मतलब वो क्लॉकवाइज को शो करता है और नेगेटिव साइन जो एंटी क्लॉकवाइज को शो करता है। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे प्लस माइनस नहीं करना है, ये बस साइन कन्वेंशन है और कुछ नहीं है। ओके ओके। ये तो छोटी क्लासों की चीजें हैं और कुछ नहीं है। इसी के साथ में लिख लो, ऑप्टिकली एक्टिव जो भी कंपाउंड होंगे वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे होंगे। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम शो करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। दूसरी बात कि ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट, ये भी लिख दो। ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट।
यानी कि कार्बन के ऊपर जो 4 वैलेंसी होती है वो चारों के चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई होनी चाहिए तो ही वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, अदरवाइज वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अदरवाइज वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ओके, आगे करें। क्या टाइम हो गया सर? अभी तो आधा घंटा ही हुआ। जरूर। हाँ, आप समझ गए कि इस टाइप की जो आप जब भी कभी कोई सिस्टम देख लो तो वो आपके प्लेन पोलराइज लाइट को मूव करेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज अगर मूव करता है तो उसको डेक्स्टर रोटेटरी बोलोगे, और एंटी क्लॉकवाइज अगर शो करता है तो उसको लेवो रोटेटरी शो करोगे आप। कोई दिक्कत? ओके, चलो आगे की तरफ अपन अगर अगर नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो अपन देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड को अगर आप देखकर पता लगाओ कि क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा या नहीं। ओके, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने वाले कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके बारे में आप थोड़ा सा और लिख लीजिए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी करने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं इनके लिए एक छोटे छोटे स्टेटमेंट लिखवा देता हूं आपको, वो लिख लीजिए। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स आर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स आर नॉन सुपर इम्पोज imposable on their mirror image। अगर आप उन कंपाउंड को यानी कि उसकी अगर कोई मिरर इमेज बनाओ अगर आप, तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए। सुपर इम्पोज का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई एक कंपाउंड बनाया है, जैसे ये आपके पास में एक sp3, मैं sp3 की बात कर रहा हूं क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होंगे वो सिर्फ sp3 कार्बन पे ही शो होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे। और दूसरी बात इनके लिए मैंने क्या बोली है कि चारों के चारों जो ग्रुप है वो आपके डिफरेंट होने चाहिए। ये ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, ये सी ग्रुप है, ये डी ग्रुप है। जब इसका आप मिरर इमेज बनाओ, जब इसका आप क्या बनाओगे, मिरर इमेज, मैं इस तरह से ये मिरर का सिंबल है, जब इसकी अगर आप मिरर इमेज बनाओगे तो आप देखोगे कि ये जो एक साइड का जो एटम होता है ना जिसको अपन हार्ड लाइन से शो करते हैं इसको बोलते हैं वेज। ये जो आगे की तरफ जो फ्रंट साइड का जो बॉन्ड होता है जिसको अपन वेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेज जो आपका बॉन्ड होता है वेज बॉन्ड। बॉन्ड तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ वेज बोलना होता है। और पीछे की तरफ जो डॉट 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 लाइन बनाई हुई होती है इसको क्या बोलते हैं, डॉट। ठीक है, वेज डॉट, ये डॉट बॉन्ड बोल सकते हो आप इसको, डॉट बॉन्ड, डॉट नहीं डॉट बॉन्ड, क्योंकि डॉट डॉट है इसलिए इसको डॉट बॉन्ड बोलते हैं। ये आपके वेज होता है, ये फ्रंट साइड में होता है, फ्रंट साइड में होता है, यानी कि टुवर्ड्स द व्यूअर। और ये क्या होता है, बैक साइड ऑफ द व्यूअर, ये क्या होता है, बैक साइड ऑफ व्यूअर। आपके जो भी देखने जहां से आप देख रहे हो, जैसे मैं इस कंपाउंड को मैं इस साइड से देख रहा हूं तो मेरी साइड में जो फ्रंट साइड होगी तो फ्रंट साइड में बी ग्रुप है और सी ग्रुप है, मतलब बिलो साइड, मतलब आपके बैक साइड में है, किसके, आपके बोर्ड के। ओके, हाँ हाँ बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा आपको। सुपर इम्पोज क्या होता है क्या नहीं होता है सब बता दूंगा। पहले एक बार मैं मतलब मैंने जो स्टेटमेंट लिखा यही तो समझा रहा हूं मैं, है ना। इसको समझाऊंगा तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा नॉन सुपर इम्पोज क्या होता है। जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो मिरर इमेज कैसे बनेगी बताओ। ये ए बना जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे इस तरह से बी कंपाउंड बन जाएगा, ये फ्रंट साइड में इस तरह से इधर की तरफ आ जाएगा, और ये डी चला जाएगा पीछे की तरफ, और यहाँ पे सी आ जाएगा। क्या दिक्कत? ओके, कोई दिक्कत? मिरर इमेज ऐसे ही बनाएंगे, मिरर इमेज क्या ऐसे ही बनाएंगे, बनाने आती है ना मिरर इमेज।
सुबह सुबह अपनी शक्ल के दर्शन करते हो कांच में, मिरर में करते हो ना, तो आपका लेफ्ट होता है वो आपका लेफ्ट नहीं दिखता, वहां पे आपका लेफ्ट आपके राइट साइड में दिखता है, आपका राइट साइड होती है वो लेफ्ट साइड में दिखती है। ओके, अप टू अप और डाउन में चेंज नहीं होता, ऐसा नहीं है कि सिर नीचे दिख रहा हो टांगे ऊपर दिख रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेफ्ट और राइट में सिर्फ आपके चेंज आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। आप अगर इस ग्रुप को और इस ग्रुप को देखो, इस ग्रुप को मैं अगर उठा के एज इट इज इसके ऊपर लगा दूं, तो आप मेरे को बात बताओ, क्या बी जो ग्रुप है उसके ऊपर बी आया है? क्या डी ग्रुप के ऊपर डी आया है? ए के ऊपर तो ए आ गया, कोई बात नहीं, सी के ऊपर सी आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन क्या ये बी और डी एक दूसरे के ऊपर आए? नहीं आए। मतलब चारों के चारों ग्रुप एक दूसरे को, अबे क्या कनकेव है क्या कन्वेक्स है, एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर, प्लेन मिरर है ये। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए तुम लोगों को, कनकेव और कन्वेक्स, टेंथ में ज्यादा पढ़ लिया है ना, या तो ये सिर्फ प्लेन मिरर है। आप अपनी शक्ल देख के आते हो क्या? कनकेव में देख के आते हो, कन्वेक्स में देख के आते हो? प्लेन मिरर है ये सिर्फ, और कुछ नहीं है। ओके, अरे मैंने सीधा सीधा बनाया है, तो मैंने क्या इसको ऐसे बनाया है क्या? मैंने क्या इसको ऐसे बनाया है क्या? मैंने क्या इसको ऐसे बनाया है क्या? तब आप पूछते कि सर ये थोड़ा स्फेरिकल है। नो की याद आ गई, अबे याद है अब भूल जाओ। केमिस्ट्री बहुत कुछ सिखा देगी। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं जिनके चारों के चारों जो वैलेंसी है, क्या वो एक दूसरे के ऊपर आ सकती है? आप इसको चाहे कैसे ही घुमा लो, मतलब सिर्फ प्लेन में घुमाओ, ऐसे नहीं कि इसको उठा के कैसे घुमा दो, सिर्फ इस प्लेन के अंदर ऐसे कैसे घुमा लो आप इसको, इसको एक दूसरे के ऊपर आप एडजस्ट कर ही नहीं सकते, इसको सुपर इम्पोज कर ही नहीं सकते। तो इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं जिनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आप अगर रखो, तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल। मतलब ये एक दूसरे को, मतलब क्या करते, कवर नहीं करते, यानी कि नॉट कवर ईच अदर, ऐसे बोल सकते हो, नॉट टू कवर एनी ग्रुप, ऑल ग्रुप, एनी नहीं, ऑल ग्रुप्स, यानी कि सारे ग्रुप कवर नहीं होते, एक दो कवर हो जाएंगे, तीन कवर हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन तीन तो वैसे नहीं होते, दो ही ग्रुप कवर होते हैं, बाकी ज्यादा होते नहीं है। तो आप इस टाइप के ग्रुप को क्या बोलेंगे? अब कुछ सुनाऊं? ओके, इस टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। अगर मैं यहाँ पे अगर बात कर रहा हूं कि चारों के चारों ग्रुप अगर डिफरेंट होंगे, तो ही ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर देगा, नहीं तो नहीं। ओके, एक एग्जांपल कर लें, एक एग्जांपल कर लें, एक एग्जांपल कर लें क्या? ओके, हटा दूं इसको? जैसे जैसे जो जो टर्म आती रहेगी मैं उसी के साथ बता रहूंगा, एक साथ बताऊंगा तो खिचड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर मैं आपको एक चीज पूछता हूं, क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं? बताइए मुझे। क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं? अब विवेक को सुनाऊं? अभी मैंने जो पीछे वाला एक एग्जांपल बताया था, क्या उसके लिए मैंने प्रिज्म की बात की? प्रिज्म तो एक एक्सपेरिमेंटल जो आपका पूरा डेटा था, वो अपन को साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि इस तरह से हम लाइट लाइट को पास करते हैं तो वो डेविएशन शो करता है, वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि नहीं होगा बताते हैं। लेकिन अगर अपन एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं तो किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को देख करके, उसकी मिरर इमेज को देख करके क्या बता सकते हैं कि वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि नहीं होगा? वो भी बताया ना एक एग्जाम्पल, क्या वहां पे मैंने किसी लाइट का यूज किया?
लाइट तो एक एक्सपेरिमेंट था। अगर आपके पास में लाइट वगैरह या सोर्स नहीं है तो आप क्या उस कंपाउंड को देख के बता नहीं सकते? ओके, वेरी गुड, सब समझ गए। जब मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं, जो कार्बन आपके डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी शो करेगा और वो सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड कार्बन, सिंगल बॉन्ड से बने हुए होंगे, तो उस टाइप का जो कार्बन होगा वही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। लेकिन क्या इस कार्बन की चारों वैलेंसियां सेम है? डिफरेंट है? डिफरेंट नहीं है। ये डिफरेंट हो गई मान लो, ये डिफरेंट हो गई मान लो, लेकिन ये दोनों तो सेम हो गई। ये दोनों तो सेम हो गई, तो इस टाइप का जो कंपाउंड होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे होगा? इसका मतलब इसकी जो मिरर इमेज होगी वो सुपर इम्पोज कर जाएगी। अब सुपर इम्पोज कैसे करेगी? आप देखो, अगर मैं इसी कंपाउंड को थोड़ा ऐसे बनाऊं, ठीक है, आपने मिटाना मत, ठीक है, साथ में नीचे और लिख लो उसको, इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा इस तरह से लिख लो आप। ये मैंने इस तरह से बॉन्ड बनाया, ये यहाँ पे मैंने बी आर बना दिया। क्या बना दिया? यहाँ पे मैंने बी आर बना दिया, यहाँ पे मैंने एक एच बना दिया और यहाँ पे मैंने एक सी एच थ्री बना दिया। ठीक है, सी एच थ्री। ओके, दो सी एच थ्री जुड़े हुए थे, एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो मिरर इमेज क्या बनेगी? ये मिरर इमेज बनेगी। ये सी एच थ्री, ये सी एच थ्री, ये हाइड्रोजन, ऐसी बनेगी। ओके, क्या ये सुपर इंपोज है? क्या ये सुपर इंपोज है? एक दूसरे के ऊपर सारे के सारे ग्रुप आ रहे हैं? आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? अगर इसको एज इट इज ऐसे कैसे उठा के रखोगे तब तो नहीं आएंगे, क्योंकि बी आर के नीचे सी एस थ्री आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इस बी आर के नीचे ये सी एस थ्री आ रहा है। लेकिन मैं अगर इस ग्रुप को थोड़ा यूं घुमा दूं, प्लेन में अगर इस तरह से घुमा दूं, तो ये सी एस थ्री यहां आ जाएगा, मतलब इस प्लेन की तरफ आ जाएगा, ये सी एस थ्री ऊपर आ जाएगा, ये बी आर आगे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। इसको मैं अगर घुमा के लगाऊं इसके ऊपर, तो क्या ये इसके ऊपर फिट हो सकता है? हो सकता है। अभी तो ये फिट नहीं हो रहा है, अगर इसको एज इट इज ऐसे उठा के ऐसे रखूं तो फिट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा घुमा दूं, तो ये तो फ्रंट साइड में है, ये भी तो फ्रंट साइड में ही है, ये बैक साइड में, ये भी बैक साइड में ही है। इसको अगर मैं यूं घुमाऊंगा, अगर मान लो वो इसको मैं 109 डिग्री एंगल से अगर इस तरह से मैं घुमा दूं, तो घुमा दूंगा तो क्या ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो अगर ये सुपर इम्पोज हो गया, अगर ये सुपर इम्पोज हो गया, अगर ये सुपर इम्पोज हो गया, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? सुपर इम्पोज तो हो गया ना, सुपर इम्पोज तो हो गया, तो ये क्या होगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। यानी कि इस टाइप का कंपाउंड होगा, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएट ही नहीं करेगा, 0 डिग्री पे डेविएशन शो करेगा, मतलब डेविएट करेगा ही नहीं। ओके, कोई प्रॉब्लम? क्या क्यों? मेरे को बात बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर किस किस को प्रॉब्लम नहीं है, ये बताओ मेरे को। हाँ, रिपीट तो कर दूंगा, रिपीट मेरा करना काम है। हाँ, रिपीट तो कर दूंगा, लेकिन मेरे को ये बात बताओ किस किस को प्रॉब्लम नहीं है, ये बताओ। कितना सिंपल तरीके से बताया है। बस मैंने क्या किया है, ये डस्टर ले लिया। ये क्या ले लिया मैंने? ये डस्टर ले लिया मैंने। अब मैंने इस डस्टर का क्या किया, आपके एक मिरर इमेज बना दी, एज इट इज मिरर मिरर इमेज बन गई इसकी। अब मैं कहता हूं कि इस डस्टर को मैं कैसे बताऊं रे? हाँ, ये लो, मैंने ये बॉक्स बनाया, ये बॉक्स बनाया, ये इसका एक साइड ओपन है, एक साइड ओपन है इसका। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो मिरर इमेज कैसे बनेगी? एज इट इज ऐसी कैसी बनेगी? यहाँ पे ऐसी कैसी बनेगी ना। अब मैं कहता हूं कि मैं इस मिरर इमेज को उठा करके इसके ऊपर यूं लगा दूं, इधर वाली के ऊपर, तो क्या ये सुपर इम्पोज हुई? क्या ये सुपर इम्पोज हुई? नहीं हुई। क्यों? पहले वाली जो थी उसका ओपन साइड राइट साइड में था, और जो मिरर इमेज थी उसका भी ओपन साइड राइट साइड में था। तो मिरर इमेज तो ओपन हो गई ना, सुपर इम्पोज हो गई।
और कैसे बताऊं रे, मतलब समझ नहीं रहे कि तुम, अगर मैं इसी ग्रुप में, देखो ध्यान से, ये यही समझ पाओगे, आप नहीं समझ पाओगे। अगर मैं इसकी मिरर इमेज इस तरह से बनाता हूं, अगर मैं इसको एज इट इज उठा के इसके ऊपर लगाऊं, तो आपको लगेगा कि ये तो सुपर इम्पोज नहीं हो रही, इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिव है, लगेगा। लेकिन आप इसको दूसरी तरीके से भी आप इसको रोटेट करके देखो, क्या मैं इसको इस तरह से रोटेट करूं, क्या मैं इसको इस तरह से रोटेट करूं, क्या रोटेट होने से क्या इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो सकती है क्या? अगर मैं इन दोनों CH3 के बॉन्ड को घुमा करके, घुमाऊंगा मतलब तोड़ने नहीं है बॉन्ड, इस पूरे मॉलिक्यूल को घुमाना है। बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं करते हैं, इस मॉलिक्यूल को खुद को उठा करके यूं थोड़ा रोटेट करना है। जब आप इसको रोटेट करोगे तो आप देखोगे कि CH3 इधर आ जाएगा, ये CH3 इधर आ जाएगा, ये ब्रोमीन आगे की तरफ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन तो पीछे की तरफ ही है। तो आपको ये ऐसे मिलेगा कि ये CH3 दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ब्रोमीन इधर की तरफ आ जाएगा। क्या ये चीज समझे आप? हाँ, वेरी गुड। हाँ हाँ, समझ गए? तो इस टाइप के कंपाउंड जिनके अंदर सुपर इम्पोजिबिलिटी होती है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधी सीधे यही देखो कि क्या ये जो कार्बन है, ये कार्बन चारों के चारों डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी रखता है। अगर नहीं रखता है तो ये आपका जो कार्बन होगा या जो ग्रुप होंगे, ये आपके ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट चले अपन आगे, समझ गए ना? जो इस तरह के कार्बन होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी शो करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से अटैच रहते हैं, तो उस टाइप के जो कार्बन होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन या स्टीरियो सेंटर। जैसे मैं इन्हें, इस कार्बन की बात की, इस कार्बन पे मैंने एक हाइड्रोजन अटैच किया, इस कार्बन पे मैंने CH3 अटैच किया, इस कार्बन पे मैंने एक Br अटैच किया, इस कार्बन पे मैंने एक फ्लोरीन अटैच किया, या OH, फ्लोरीन मान लो। क्लोरीन नहीं माने, मैं C2H5 मानता हूँ, C2H5 मानता हूँ। ठीक है? तो जो कार्बन है आपका, वो ऑप्टिकली एक्टिव शो वही करेगा जिसकी डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी है। कि यस सर, डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी है। आपकी वैलेंसीज क्या है? वैलेंसीज क्या है? वैलेंसी डिफरेंट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। वेरी गुड, अपने sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन देख लिया। थर्ड कंडीशन है कि जो कार्बन है वो आपका कार्बन कैसा होना चाहिए? कायरल कार्बन। वो वैलेंसी अगर डिफरेंट होगी तो वो कायरल कार्बन ही होता है, इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन कोई नया टर्म कुछ नहीं है। कायरल कार्बन को स्टीरियो सेंटर बोलते हैं इसको, कि जिस कार्बन के ऊपर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं ना, उस वैसे तो थोड़ा एक डिफरेंट टर्म हो जाती है। जो कायरल कार्बन होते हैं उनको बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। उसको क्या बोलते हैं? स्टीरियो सेंटर। यानी कि जो ये कार्बन है, जो sp3 कार्बन है, अगर इनकी सारी वैलेंसीज डिफरेंट डिफरेंट है, तो इनके ऊपर एक ऐसे स्टार मार्क शो किया जाता है। ये स्टार मार्क सिर्फ उसी कार्बन पे शो किया जाता है जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होता है। और इस टाइप के कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन, CHIRAL, कायरल कार्बन। और जो कायरल कार्बन होते हैं वो फिक्स होता है sp3 कार्बन होते हैं। कैसे कार्बन होते हैं? sp3। और इन कायरल कार्बन को एक नाम और दिया जाता है, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, इसलिए इन कायरल कार्बन को अपन स्टीरियो सेंटर कार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो कार्बन होते हैं ये आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर इस टाइप के कंडीशंस दिख जाएं तो वो सारी की सारी एक ही होती है। कायरल कार्बन sp3 होना चाहिए, कायरल कार्बन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। कायरल कार्बन को ही स्टीरियो सेंटर कब बोलते हैं? जब ये आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा हो। ओके? हर कायरल कार्बन आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करे कोई जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा आपको। sp3 कार्बन है, वही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। समझ गए? अब sp3 जो कार्बन है उसको अपन कायरल कार्बन बोलते हैं। अगर वो sp3 कार्बन अगर कायरल कार्बन है तो सारी की सारी वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट होगी। और अगर वो उसमें एक भी वैलेंसी अगर सेम आ जाए तो उसको कायरल नहीं बोलेंगे, उसको ए कायरल बोलेंगे। इससे जस्ट पीछे वाला आपका एग्जांपल था वो कैसा था? ए कायरल कार्बन का।
यानी कि किसी भी कार्बन के ऊपर अगर इस तरह से आप स्टार मार्क बना देते हो, इसका मतलब ये क्या है, कायरल कार्बन है। ये क्या है, कायरल कार्बन। इसको बस एक नोटेशन दिया जाता है, ये छोटी छोटी टर्म्स है। कायरल कार्बन क्या है, आप पूरे किसी कंपाउंड को लेके तो किसी को समझाओगे नहीं, ऐसा बोलोगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने वाले जो कार्बन होते हैं वो कायरल कार्बन होते हैं। ओके, इन कायरल कार्बन को ही जब ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होते हैं तो इनको स्टीरियो सेंटर्स बोला जाता है। अब हर कायरल कार्बन आपके ऑप्टिकली एक्टिव हो कोई जरूरी नहीं है। इसके भी एग्जांपल आगे आएंगे, मैं बताऊंगा आपको, जिसमें रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। क्या ये चीज समझ गए आप? क्या ये चीजें समझ गए आप? कुछ नहीं है, बस एक 4 कार्बन होने चाहिए कार्बन पे, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो उसको कायरल कार्बन बोलेंगे। और अगर वो कायरल कार्बन अगर ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करता है तो उस कायरल कार्बन को आप स्टीरियो सेंटर भी बोलेंगे। स्टीरियो सेंटर वही होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर कायरल कार्बन आपका स्टीरियो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आगे एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी तक ये चीजें समझ गए आप? कार्बन तो एक जैसा होता है, अरे कार्बन तो एक जैसा ही है। इस कार्बन से अटैच ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट होने होने चाहिए। जब ग्रुप अलग अलग होंगे तब इसको कायरल कार्बन बोलेंगे। अगर इससे जुड़े हुए ग्रुप होंगे, अगर उनमें दो भी अगर सिंपल सिमिलर आ गए या सेम आ गए तो इसको आप कायरल कार्बन नहीं बोलोगे। कार्बन तो मुझे मालूम है कार्बन सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इस कार्बन की बात नहीं कर रहा मैं। इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप के कारण इसकी जो नेचर होता है वो चेंज हो जाता है। अब मेरा काम है पढ़ाना, है ना। मैं तो जैसे ही पढ़ूंगा, जो आज पढ़ा रहा हूं कल भी वैसे ही पढ़ूंगा। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है, वो बात अलग है। लेकिन मेरे से पढ़ने वाले बच्चों पे डिपेंड करेगा कि रिजल्ट कैसा देंगे। जरूरी थोड़ी ना हर बार एक जैसा रिजल्ट आए। अरे क्वेश्चन बता दूंगा, क्वेश्चन बता दूंगा। ये चीज समझ गए आप? ये चीज समझ गए आप? ओके, क्वेश्चन करें। चलो, कल वाली जो क्लास थी वो रिकॉर्ड हो नहीं पाई थी, पता नहीं क्या कोई प्रॉब्लम हो गई थी। इसलिए आप थोड़े राह करो, रेगुलर राह करो, क्योंकि कल की क्लास को मैं थोड़ा ऑन करना भूल गया था रिकॉर्ड को, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाई। ओके, आपके पास में एक रिएक्शन है CH3 Br C2H5 वाटर। ओके, वापस वापस कोई नहीं होता, 1.5-2 घंटे की क्लासें वापस होती है क्या? रेगुलर रहा करो। CH3 CH C2H5 और OH। सबसे पहले तो ये बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, SN1 है या SN2 है? रेगुलर रहा करो, गलती तुम्हारी है, मेरी गलती थोड़ी ना है। देखो सारी चीजें मिक्स कर रहे हैं, रिएक्शंस को मिक्स कर रहे हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री को मिक्स कर रहे हैं। सबसे पहले जब क्लास हुई थी तभी मैंने बोल दिया था कि केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी सेपरेट नहीं है, सब कुछ आपको एक दूसरे से इंटरलिंक करना पड़ेगा। SN1 रिएक्शन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, या 2 डिग्री जो भी आपका कार्बन है, ये आपका SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है। अब कंफ्यूज हो रहे हो तो आप घूम फिर के क्या करोगे, सॉल्वेंट की तरफ जाओगे। सॉल्वेंट आपने देख लिया, वाटर है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये कैसा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो घूम फिर के अपना दिमाग इधर ही चलता है, SN1, और कुछ सोचना ही नहीं है। नेट सेल रिएक्शन, अरे दीक्षित तू कुछ सुनेगा मेरे से। अब आपके पास में जो ये, अरे यार, अभी 5 मिनट में क्लास खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करके,
आप देखोगे कि जो वो एल्कोहल बन रहा है, 2 डिग्री एल्कोहल बन रहा है, उस एल्कोहल को देखो गौर से, ये हाइड्रोजन, ये CH3, ये आपका OH, ये आपका C2H5, ठीक है। इस कार्बन को आप स्टार मार्क से बनाओगे, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा? क्या ये रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा, क्या वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा? मेरे को एक बात बताओ, ये बताओ बस, क्या इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा या नहीं? क्या इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा या नहीं? करेगा? मैं कह रहा हूं नहीं करेगा, मैं कह रहा हूं नहीं करेगा। अब इसका आंसर बता दो क्यों नहीं करेगा। आंसर आपको सबको मालूम है, दिमाग है नहीं आपके अंदर। आपको मैंने एक दिन बोला था कि जब भी अगर SN1 की बात करते हैं तो आपको मालूम है कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन पे एक p ऑर्बिटल होता है, और p ऑर्बिटल का मतलब क्या है, वो यहां से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा सकता है और न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक करवा सकता है। करवा सकता है कि नहीं करवा सकता है? तो जो ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट आपका दोनों साइड से OH वाला बनेगा। किस साइड से बनेगा? दोनों साइड से OH वाला बनेगा। मतलब अगर इस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोडक्ट इस टाइप का भी बनेगा, और ये प्रोडक्ट इस टाइप का भी बनेगा। जैसे मान लो इधर की तरफ H मान लो, इधर की तरफ OH मान लो, ये दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो अगर ये कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करके अगर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज शो करेगा। तो घूम फिर के ये प्रोडक्ट पर्टिकुलर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। लेकिन ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट जब सॉल्वेंट के आपके प्रोडक्ट बनते हैं तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल एक्टिविटी को क्या कर देते हैं? कैंसल। ये क्या कर देते हैं? उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसल आउट कर देते हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि SN1 रिएक्शंस के अंदर न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है। मतलब दोनों टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अगर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्लॉकवाइज शो करता है, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज शो करता है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और प्रोडक्ट कैसा हो जाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, ये सिर्फ SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि SN1 रिएक्शन के अंदर दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये प्रोडक्ट जो बन रहा है ये इस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी बन सकता है, लेवो रोटेटरी भी बन सकता है। ये फिक्स नहीं है कि यही डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अगर ये D की फॉर्म में है तो ये L की फॉर्म में है। तो ये अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा उस सॉल्यूशन को, पोलराइज लाइट को, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो घूम फिर के दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसल आउट कर देंगे और ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान रखना, जब भी SN1 रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अगर कायरल सेंटर दिख भी गया है तो भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। बनेगा तो एक ही ना, क्या बनेगा? बनेंगे दोनों। लेकिन अपन ज्यादातर इसकी स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि रिटेंशन टाइप के प्रोडक्ट भी बनाता है। बाकी आपको मैंने एक दिन बताया था कि ये दूसरा प्रोडक्ट भी बनाता है, क्योंकि इसके अंदर फ्रंट साइड से भी बॉन्डिंग कर सकता है, बैक साइड से भी बॉन्डिंग कर सकता है। तो दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। मतलब एक अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन शो करेगा तो दूसरा लेवो रोटेटरी शो करेगा। वही बात कि मैं इधर भी जाना चाहता हूं, मैं उधर भी जाना चाहता हूं, दोनों की अगर सेम टाइप की अगर स्ट्रेंथ है तो दोनों कहीं नहीं जाएंगे। समझ रहे हो ना? मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा, वो मेरे को कैंसिल आउट करेगा। वही बात है, दोनों एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। और जो रिएक्शन के प्रोडक्ट थे वो ऑप्टिकली एक्टिव होने के बावजूद, ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि देखो चारों के चारों डिफरेंट डिफरेंट है, सुपर इम्पोज तो होगा ही नहीं। इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज होगी नहीं, इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज होगी नहीं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे की जान खा जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे का गला काटने में लगे हुए हैं।
समझ गए ना? मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि जो कायरल सेंटर होता है वो जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करे। SN1 रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं वो इस तरह के होते हैं, और भी काफी सारे होते हैं। आपको एक कोई फिक्स वे लेके नहीं चलना है कि बस SN1 जहां कहीं भी आपने कायरल सेंटर देख लिया हमेशा 100% ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी ही होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। ओके, नीट वालों IIT वालों आपके लिए होते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर आपको कुछ बनना है करना है तो इस तरह का दिमाग चलाना पड़ेगा, हर तरफ से सोचना पड़ेगा आपको। ओके, चलो आज की क्लास थोड़ी एंड करते हैं, मेरे को कोई काम आ गया। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, रेगुलर रहो, आप अपना वो रिवीजन करते रहो, नहीं तो थोड़े दिन बाद में ऐसी हालत होगी कि मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की चीजें पूछनी शुरू कर दूंगा किसी रिएक्शन के अंदर। टाइम देखो, आप अपना टाइम टेबल वापस देखते रहा करो, 8 बजे के आसपास 8:30 के आसपास टाइम टेबल देख लिया करो, मैं आपका टाइम टेबल उसी टाइम एडजस्ट कर दूंगा, आप टेंशन मत लिया करो। लास्ट वाला ये वाला आपको मैंने बताया था कि जब किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट की ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको पूछता हो कि आपने ये रिएक्शन कर दी, बताओ इस प्रोडक्ट की ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी, ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। नहीं, ऐसे प्रोडक्ट बना के नहीं देगा, सीधे बोल देगा कि इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्ट की ऑप्टिकली एक्टिवनेस को आप शो करें। तो आपको मालूम है सिर्फ ये एक प्रोडक्ट नहीं बनता है, यही प्रोडक्ट ऐसा कैसे बनेगा, लेकिन आपको मालूम है जब भी कार्बोकेटाइन बनते हैं SN1 रिएक्शन में, तो कार्बोकेटाइन जब भी बनते हैं तो न्यूक्लियोफाइल जब भी आता है तो कार्बोकेटाइन के वैकेंट p ऑर्बिटल में आता है, और वैकेंट p ऑर्बिटल में दोनों टाइप की पॉसिबिलिटीज होती हैं। न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो उसका प्रोडक्ट बनेगा वो डिफरेंट टाइप का बनेगा, बैक साइड से बनाएगा तो उसका प्रोडक्ट डिफरेंट बैक साइड वाला बनेगा। तो आप देखोगे कि पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट की मैं अगर बात करूं तो इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं, इसकी मान लो कोई भी मिरर इमेज, ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, ये क्या इसी का डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट है। अगर मैं इसी की मिरर इमेज लूं, उसकी मिरर इमेज को लेकर मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। मतलब ये अगर इंडिविजुअल अगर इस कंपाउंड की बात करूं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अगर इस इंडिविजुअल कंपाउंड की बात करूं तो इसकी भी जो भी मिरर इमेज होगी वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगी। तो इंडिविजुअली ये जो कंपाउंड है आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन सोल्यूशन के अंदर ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दोनों पड़े हैं। ये अगर सोल्यूशन को क्लॉकवाइज अगर रोटेट करता है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो दोनों की जो आपके अमाउंट होगा वो दोनों की कंसंट्रेशन होगी वो ऑलमोस्ट सेम होगी, 50-50% बनेंगे, ये भी बनेगा ये भी बनेगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। थोड़ी देर में आएगी सर, कितनी कब हुई क्लास खत्म? कॉल करना पड़ेगा उसको, यहाँ पे नंबर है उसको कॉल करना पड़ेगा उसको। ओके सर, ओके सर, क्या ओके स्टूडेंट्स? हाँ चलो कोई बात नहीं, ओके। और करेंगे अब, और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे कल। ओके।